ऐसा जवाब मिला है कि ना तो उनसे उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में चीन है। कैसे, जरा ये भी देख लीजिए। चीन ने सीपेक 2 के लिए रखी मुश्किल शर्तें। चीन ने कहा सीपेक का दूसरा चरण तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों की और संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी देगा। चीन सीपेक के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण कर रहा है। हालांकि यह परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफी को लेकर विवादों में घिरी रही है। चीन इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट पहले ही कर चुका है, लेकिन जिस तरह का माहौल चीन को वहां काम करने के लिए मिल रहा है, चीन को यह लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम और पैसे डालें और आखिर में हमको घाटा ही झेलना पड़े। पहले ही ये जो सीपेक है इसको लेकर शी जिनपिंग की अपने ही घर में बड़ी आलोचना हो चुकी है, और ऐसे में इस तरह का इन्वेस्टमेंट ये डूबत खाते में और ना चला जाए, ये जिनपिंग को चिंता सता रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा मुनीर इससे पहले जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो वांग यी ने उनसे यही बात कही थी कि तुम ये बताओ कि हमारे इंटरेस्ट की पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा की गारंटी कैसे लोगे। और फिर से इस बात का दोहराया जाना ये बताता है कि पाकिस्तान को अब चीन स्पेयर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से देख रहा है कि कैसे वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। कैप्टन शाम, यही हो रहा है ना। देखिए, 3 बातें चाइना को बड़ी परेशान कर रही है, और वो चाहता है कि अब सीपेक 2 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब वो चाइना गए थे या पहले भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था, वो बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा है, पहला कि आप मुझे ये गारंटी दो कि हमारे जो निवेशकर्ता वहां पर हैं, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी सुरक्षा हो और कोई मरे ना, किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तक इसका विस्तार करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अमेरिका से दूरी बढ़ाओ, क्योंकि उसको ये डर है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, मुनीर जी ऑलरेडी लंच करके आ चुके हैं, कुछ कर चुके हैं डील उनके साथ, और जिसके पहले अमेरिका वहां घुस ना जाए और उनके जो पूरी फैमिली है वो सब जो चक्कर चल रहा है वो सब ना हो जाए, चाइना चाहता है कि अपने हाथ वो वहां पसार दे और रेयर अर्थ मेटल्स को ले ले। तो ये जो जरूरी है तीनों बातें, इस पर पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि इनको इंश्योर करो, तब ये हम आपके साथ बात करेंगे। नहीं, लेकिन अब ये सवाल ये है कि इस समय तो जाहिर है ज्यादा इलू तो अमेरिका के साथ ही चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो निभाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारा उधार पहले से लेके रखा हुआ है, वो मारे पीटे नहीं, पुराना उधार मांगने के लिए इसलिए हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और मिलिट्री के इक्विपमेंट्स भी चाहिए। लेकिन क्या ये बातें पाकिस्तान मंजूर करेगा, और नहीं करेगा तो इसका रिपरकशन आखिरकार क्या होने वाला है? चाइना क्या करेगा इवेंचुअली? देखिए, मंजूर करना एक बात है, जमीन पे कर जो तीसरी बात है जो अच्छा, तो आप कह रहे हैं हाँ करके आ जाएगा और होगा कुछ नहीं? होगा। अरे कैसे छोड़ेगा? आप खैबर पख्तूनख्वा में संभाल सकेंगे? आज मरे हैं 26-27 वहां पर, बलूचिस्तान में मरे हैं, कैसे संभाल पाएगा वो? वहां की परिस्थितियां अलग हैं। और सबसे बड़ी बात जो तीसरा आयाम जोड़ा है उसने ये कहा है कि जो ये रेयर अर्थ मटेरियल का, तो आप कह रहे हैं वो ये काम से डरो नहीं और काम को करो नहीं, हाँ, दोनों चीजें होंगी। हाँ भी करके आएगा और कुछ करके भी नहीं देगा। हाँ, और इन्होंने झूठ बोला था, उनको नहीं बताया था कि रेयर अर्थ मटेरियल। अब वो कह रहा है कि बताओ कहाँ है, हमारे साथ डील करो, अमेरिका के साथ कैसे डील। ये है थर्ड आयाम कि कहाँ है तुम्हारा रेयर अर्थ मटेरियल जो बोल रहे हो, तेल है, रेयर कहाँ है, बताओ, हमारे साथ डील करो पहले हमारी। तो देखिए, यही होती है सांप चुंदर की आदत, ना तो खाया जा सकता है, नहीं जा सकता है। आसिम मुनीर कह रहा है पूरी फैमिली को बैठाया है अमेरिका में, और वहां के उनको ऐसा पता लग रहा है जो पापा पिया था, जो बाजवा था, जनरल बाजवा, वो लेके पैसे भाग गए। अब इनके लिए पैसे नहीं है। $78 बिलियन खर्च कर चुका है, वो कहता है एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। प्रॉब्लम ये है। तो ये असल में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का बेहतरीन चाहने वाला पाकिस्तान चाहता है चाइना को भी सेट रखे, अमेरिका से भी जो बेस्ट है वो ले ले, लेकिन इसी तरह में स्थितियां वो बनती हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और पाकिस्तान में देखिए, जो आसिम मुनीर है उनको एक सपना दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान की धरती से बोला था कि 11-12 100 लोग हैं, ये क्या पाकिस्तान आर्मी को कर देंगे, घुटने टिकाएंगे? घुटने तो क्या टिकाए हैं, आज ही उनका एक है 12 कोर के मेन गेट के ऊपर में जो आत्मघात हमला हुआ है, 6 मारे गए सोल्जर। तो देखिए, वो जाकर के वहां बता गए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने फैमिली की है 65% उनका खुद का उसके अंदर में इक्विटी है, 75% जो मुनाफा आएगा वो ले लेंगे, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये है, उनके बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, स्टीव बिटकॉफ के बेटे हैं, इनके खुद के अपने सन इन लॉ हैं। तो देखिए, इस मोह में वो आ चुके हैं, मगर उनको नहीं पता है कि इतनी बुरी तरफ। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वॉर में फंसे हैं, आप तो बदल रहे हैं ना, यहां पर इतनी बुरी तरह फंसेंगे। बोलते हैं ना, जैसे जैसे एज होती है कहीं ना कहीं आप छठिया जाते हैं। क्या ये, और ये तो दुनिया में कहा जाने लगा है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि उनके साथ वाकई प्रॉब्लम है और उनको इलाज की जरूरत है। और ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ पर बात की है। जरा देखिए, भारत पर टैरिफ कम करने का कोई विचार नहीं है। ट्रंप ने भारत के साथ बिजनेस को एक तरफा बताया है।
हार्ले डेविडसन बाइक का भी जिक्र किया, कहा भारी टैरिफ की वजह से बाइक का बाजार भारत में बंद। ट्रंप का कहना यह है कि हमारे जो सामान हम भेजते हैं भारत में, उस पर भारत बड़ा टैरिफ लगाता है और इधर आने वाले सामान पर हम इसीलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा कि एक तरफा मामला हो रहा था। ये ट्रंप का कहना है। अब ये सवाल ये है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले वाले कार्यकाल में भी इस तरह के छुटपुट पटाखे पहले उन्होंने फोड़े थे, लेकिन लग रहा था कि शायद यहीं तक रहेंगे। इस बार आपने देखा कि वो ओवरबोर्ड चला गया। अब ये जो कहा जा रहा है, यहां पर देखिए क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हिसाब किताब है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इस समय जो भी कर रहे हैं उसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। वो बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं आई एम द डील मेकर, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके पीछे वो अपने परिवार का एक तरीके से उसको ग्रेट अगेन बनाने में लगे हुए हैं। और ये अब ओपन सीक्रेट है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। वो ये देख रहे हैं कि भारत ना तो कोई लोड ले रहा है, ना भारत को कोई फर्क पड़ रहा है, शायद इसीलिए उनको रीइटरेट करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले बार डेविड हेडसन है जो बाइक है, वो पहले टर्म में भी ये इनका था, टारगेट किया था भारत। उन्होंने कहा कि 200% आप लगा लेते हैं, हम लाते हैं, और उन्होंने कहा था कि हाँ, इसका फैक्ट्री तक खोल दिया था डेविड हेडसन, खुला था 2011 में, मगर उससे एक भी नहीं बिका, उनको बंद करके। फोर्ड, आपको याद होगा, एक फोर्ड गाड़ी होती है, इसकी भी फैक्ट्री थी यहाँ पे, मगर वो फोर्ड बंद करके चले गए। देखिए, ये क्या करते हैं कि आप मुनाफा करने के लिए, यदि आप इंडियन, अरे नहीं सर, दूसरी बात भी देखिए ना, हार्ले डेविडसन, कितने लोग यहाँ पर, ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, भारत है ये, यहाँ पर किफायत के साथ लोग बचत के साथ चलना चाहते हैं। हार्ले डेविडसन कुछ लोग खरीदेंगे, जाहिर है बहुत सारे लोग तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन वहां जो जा रहा है वो फार्मा की चीजें जा रही हैं, वो चावल जा रहा है, ये हर कोई कंज्यूम करता है, अमीर हो गरीब। और उसके बाद इनको लगता है कि नहीं, तो इम्बैलेंस है। इनको समझना चाहिए कि लग्जरी क्या है और अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की चीजें क्या है। अरे भाई, हमारे पास जावा है, हमारे पास इनफील्ड इंडिया है, हमारे पास बुलेट है। आपकी जो खपत थी, वो आपकी जो सप्लाई थी, आपकी जो सर्विस थी, आप वो कर ही नहीं पा रहे थे। आप वो डेविड, जो आपकी गाड़ी थी, वो उसको हम लग्जरी के उसमें मांगते हैं। आपको मार्केट टारगेट करना आना चाहिए ना। अगर आप चाहते हो कि यहां लाके फैक्ट्री लगाना है, तो यहां के कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहां के लोग, यहां की डायनेमिक्स को आपको समझना पड़ेगा। बीच में कोविड आया, इसलिए वो सब खत्म हो गया। आप हमको टैरिफ के महाराजा क्यों कहते रहते हो? ये सब जबरदस्ती वाली बात है। आप तो करोगे रिट्रीट, आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, ये क्षणिक मामला है, परेशान मत हो। भारत ने अपनी डोमेस्टिक जो चीजें हैं, और नवंबर में मीटिंग होने वाली है, एक और बात कह दी उन्होंने कि जल्दी से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। कल ही जाने वाले हैं वो, आप सुनो तो, वो कल जाने वाले सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं जल्दी खत्म करो इसको। अरे आपको वो, मुझे तो लगता है वो चाहते हैं कि मैंने जो बोला है उसको कोई कह के कुछ के मुझे बंद करा दे और मैं अपने आप कोई तो ये मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि मेरे को यू टर्न लेना पड़ा, कोई कहे और मैं कहूं कि ये कह रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। और ये टैरिफ वैरिफ का जो रायता मैंने फैला दिया, ये अपने आप सिमट जाए। और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग का ट्रंप पर अटैक। अगली खबर देखिए, टैरिफ लगाकर भारत को झुका नहीं सकते, विलियम हेग ने कहा। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। टैरिफ की वजह से बाकी पश्चिमी देशों को भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान से ट्रंप की दोस्ती से दूर हुआ है भारत, विलियम हेग ने कहा। विलियम हेग बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्रिटिशर्स तो खैर इंडिया में आके, यहाँ काम करके, यहाँ बड़े बड़े मंसूबे पाल के और यहाँ से आखिरकार दुम दबाकर भाग चुके हैं, तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो ट्रंप को कुछ बताना चाह रहे हैं, बशर्ते ट्रंप के कान खुले हुए हों जनरल सिंह। देखिए, विलियम हेग जो कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, वो सब लोग बोल रहे हैं, दुनिया के हर एक, बहुत सारे अमेरिका के पत्रकार बोल रहे हैं, अमेरिका के जितने भी राजनयिक हैं वो बोल रहे हैं। और बाई पार्टीशन अभी बातें आवाज उठने लगी हैं वहां पर 50 राज्यों के ऊपर में। तो ये जो ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली विलियम हेग कि सही है। देखिए, हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उनके साथ में, और इसके बाद देखिए फ्रांस के साथ जिस तरह से हमारा हो रहा है, जर्मनी के साथ जैसे स्पेन ने कर दिया, पूरा यूरोप के अंदर में चीजें बदल गई। इसलिए बदली कि भारत ने एक स्टेप एब्सोल्युटली फर्म और सही रास्ते पे लगाया कि आप हमें नहीं झुका सकते। अभी तो दुनिया सारे पीछे पड़ गए। जो आप कहा ना कि ऐसे पलटी खाएंगे और फलटी खाएंगे, ये पलटी खाना पड़ेगा और धीरे धीरे खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो ड्रीम में आ ही रहा है कि कैसे निकले, जो श्याम बता रहे थे कि किसी तरह एक बहाना निकले और हम निकल जाएं इससे। कोई बहाना मिले निकलने का, बस मेरे ऊपर ये ना आए कि मैंने देखो ये मैं छब्बे जी बनने गया था और फिर क्या बनकर लौटा हूं। लेकिन बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीन का शक्ति प्रदर्शन, अगली खबर। परेड में 8वीं बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल। सैन्य परेड में पहली बार HQ-20 ADS का प्रदर्शन। पुतिन, किम जोंग उन समेत 26 देशों के टॉप लीडर्स शामिल। जिनपिंग ने कहा, चीन धमकियों से नहीं डरता। अब सवाल यह है ना, पता नहीं ट्रंप तो कि इतने स्ट्रैटेजी के साथ सोचने वाले देश के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये तो एक नॉर्मल एक छोटा बच्चा भी समझता है कि डोंट ओपन ऑल द फ्रंट्स ऑल टुगेदर। एक साथ इतने सारे फ्रंट्स इन्होंने खोल दिए। देखिए, ये समाई बहुत अच्छा है क्योंकि टैरिफ लगाया उन्होंने,
तो एससीओ का मीट था। देखिए 2-3 चीजें एक साथ निकल कर आ गई हैं एक साथ, तो ये लग रहा है अभी क्योंकि उथल पुथल मच रही है। टैरिफ लगाए उन्होंने, अभी इसके पहले लगातार पुतिन को वो अलास्का गए, पुतिन के साथ वो चल रहा था, फिर अभी देखिए उसके बाद उन्होंने बुलाया यूरोपियन यूनियन को, वहां पे जेलेंस्की को बुलाया और कल पेरिस में मीटिंग होने वाली है। तो यूक्रेन का एक चल रहा था और एससीओ पे चाइना ने चाहा अपने को वो लिवरेज करना, और उसके बाद ये जो आप घटना देख रहे हो, क्योंकि विक्ट्री परेड थी तो एक तरह से उनका टाइमिंग मिला है, तो टाइमिंग को चाहते हैं इनकैश करना, और उन्होंने वो नॉर्थ कोरिया और पुतिन को एक साथ लाके और साथ में हमारे, मुझे तो ये जो मालदीव और नेपाल उधर गया है ना, मुझे उससे तकलीफ हो रही है। ये वही प्रश्न आ जाता है ना कि जो हम अगर लिवरेज करते हैं या हम अपनी अपनी हित देखते हैं, तो क्या नेपाल और मालदीव भी ऐसे बाती गंगा में हाथ धोना चाहता है? इनको तो समझना चाहिए ना, कहां जा रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई तो इधर खड़ा है, उधर क्या मिलेगा तुमको, कितने दिन तक मिलेगा, कौन हाथ धोएगा तुम्हारा? और ये जाके खड़े हो गए वहां पे। मलेशिया जा रहा है, ठीक है, ईरान जा रहा है, पता है, लेकिन सपोर्ट करते हैं। ये विक्ट्री डे वाली मुझको लगता है ये सर बड़ी, ये अगर हो भी रहा है तो बड़ा मिनिस्क्यूल है। क्या भारत को इस समय इस पे ध्यान देना चाहिए जनरल सिन्हा? देखिए, हम सामरिक तरीके से जब चीज को देखते हैं तो इसकी महत्व है, हम सामरिक तरीके से कि क्या चीजें दिखा रहे हैं, क्या करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तीन हम अपने सामरिक, मैं जिसको आकलन करता हूं, उन्होंने 3 टाइमलाइन दिया था। एक 2027 का दिया है, 2035 का दिया है एंड 249 का दिया है, 2049 का। तो पहला टाइमलाइन 2027 के, उसके पहले इन्होंने किया विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे परेड में उन्होंने 3 चीजें दिखाई। एक दिखाया है कि मिसाइल के अंदर में हाइपरसोनिक 5, वो जो हम बना चुके हैं, हमारे बाद दिखा रहे हैं ये, हमारी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के बाद भी हमने 2-3 और दिखा दिया। हाँ, वो उसके अलावा दूसरी चीज जो वो दिखाना चाहते हैं, वो भी हमें बहुत, वो कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो हमें ध्यान दे रहे हैं उनके एयर में, उनके ड्रोन्स के ऊपर में, और तीसरा साइबर। यही है इनका 3। वो कह रहे हैं मिलिट्री पावर्स हमें जरूरी इसको देखना है और पूरी विश्व को देखना चाहिए कि कितनी। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने राइज नहीं किया है, नेवल नेवी में भी वो अब विश्व के सबसे बड़ी नेवी निकल गए, सबसे बड़ी आर्मी फोर्सेस है। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन 2013 में शुरू की थी, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बदल दी। तो हमारे लिए, मैं सबको नहीं बोलता हूं, पर हम लोगों के लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है इसको देखना और समझना। रॉकेट फोर्स पहली बार उन्होंने बनाया। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रॉकेट फोर्स की है घोषणा, पाकिस्तान रॉकेट फोर्स। तो चीजें ऐसा नहीं है कि हमें उन चीजों को बड़े गूढ़ता से, बड़ी शाम को जल्दी से जोड़ना। हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो ये दिखा रहे हैं ना, इनमें से कुछ कई क्या करीब सब यूज नहीं हुए हैं, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं, अभी इनकी देना है। जंग के मैदान में एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये बंद कंट्री है। बंद कंट्री मतलब यहाँ पे मीडिया का कुछ चलता नहीं, ये गन दिखाते हैं। वहां जो कैमरा खुल रहा था ना, ये भी न्यूज आई है, जो कैमरे खुल रहे थे ना, उस पर 50 लोग आके बैठ जा रहे थे, तो ये न्यूज नहीं आने देते। उसके बावजूद ट्रंप बौखला रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे थे? अगर ये क्लोज नहीं होता, ओपन होता, तो क्या होता? अगली खबर देखिए, अमेरिका के पूर्व एनएसए का ट्रंप पर हमला। ट्रंप पर अमेरिका की बजाय अपना फायदा देखने का आरोप लगाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पाकिस्तान पर मेहरबानी की वजह है ट्रंप का फैमिली बिजनेस, ये भी कहा। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप के फैसले का नुकसान पूरे देश को भुगतना होगा। पूर्व एनएसए ने कहा ट्रंप अमेरिका की विदेश नीति से अलग हटकर पाकिस्तान और सेना प्रमुख हासिम मुनीर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है जनरल सिन्हा कि अगर मान लीजिए कोई अपना बिजनेस करना भी चाहता है, मान लीजिए फैमिली बिजनेस भी करना चाहता है, तो ये देखता है कि हम किसी ऐसे आदमी के साथ बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं जो अपने आप में एक तो फटे हाल है, जिसका खुद अपने आप में कुछ ठीक नहीं है, जो वैसे ही अपने आप में इतनी मुसीबतों में घिरा हुआ है कि उसके साथ हाथ मिलाना आज नहीं तो कल हमको भी मुसीबत में डालेगा। ट्रंप इस बात को क्यों रीड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ट्रंप, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रंप रीड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रंप फंस तो गए हैं। किसी ने कहा कि ट्रंप वाज अगेंस्ट डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। मेरे को भी कभी कभी शक लगता है, और कभी क्या कहते हैं डीप स्टेट के साथ लग गए। जो ये गेम खेल रहे हैं, स्पेशली इन दिस, ये आपका डीप स्टेट खेलना चाहता है कि पाकिस्तान को क्लोज रखो। आप यदि सेंट्रल कमांड के जनरल कुराला का कहेंगे तो वो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड ही नहीं, बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड हमारा पार्टनर। तो वहां से गेम शुरू हुआ है, और इसमें ट्रंप को ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरी लास्ट है, हमारी फैमिली पीछे न छूट जाए। और देखिए, जो ये क्रिप्टो करेंसी की है, केवल एशिया में नहीं, ये कहते हैं कि पूरे के पूरे हम इसको यूरेशिया में, यूरोप के अंदर में ये सेंटर बनेगा। ये सपना लेके आए हैं, सपना उनका है, और उसमें बहुत सारा चीज है, ड्रग मनी है, उसके अंदर क्रिप्टो है, और उनको पता है डी डॉलराइजेशन तो 100%। क्यों मान रहे हैं कि डॉलर का वैल्यू खत्म, पूरे विश्व के अंदर में इन्होंने जितनी अपनी बनाई है रियल एस्टेट का, वो जीरो हो जाएगा। 77 इनके
इनके गोल्फ। तो आप ये जो कह रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, इसलिए वो खुद भी नहीं चाहते जो चीजें उनको करना पड़ रहा है क्या? लेकिन अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो क्या अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर देंगे? क्या फैमिली बिजनेस भी उसमें इंटेंगल कर देंगे? मुझे लग रहा है कि ये सुबहीते के साथ कभी जब इनके ऊपर पड़ जाएगी तो ये डीप स्टेट के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। वैसे तो असल में अपना भला करना चाहते हैं कैप्टन शाह। देखिए, ये जो सुलेमान कह रहे हैं ना, इनको तकलीफ है। ये जो जज विटकॉफ है ना, जो इनके जो बेटे हैं स्टीव विटकॉफ के, स्टीव विटकॉफ जो है, ये आपको पता ही है, रियल एस्टेट के एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, 1980 से इनके फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हमारे ट्रंप के। ये उनके साथ ही चलते हैं, उनके शतरंज के मोरे, वेस्टर्न कंट्रीज में हो, मिडिल ईस्ट में हो या यूक्रेन के साथ हो, लगातार उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके बेटे हो या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर या एरिक जूनियर, जो इनके दोनों बच्चे हैं, कुशनर इनका जो दामाद है, ये सब जाके वहां बैठ गए। अप्रैल में इन्होंने समझौता किया, नया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, वो पूरा चेंज करना चाहते हैं सिस्टम, वहां की डायनेमिज्म में घुस के अपना हाथ फैलाना चाहते हैं। चाइना इस बात को देख रहा है। तो सुलेमान का जो अभी, वो तो 3 राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने देखा है अमेरिका को अच्छी तरह से, वो लताड़ रहे हैं इनको, कह रहे हैं इतनी अच्छी दोस्ती हमने बनाई, इतनी मेहनत की हमने पिछले 15-20 सालों से भारत के साथ, उसको आपने एक झटके भारत ने लगातार खराब कर दिया। बताया है कि किस तरीके का रोग स्टेट है, किस तरीके से इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपके साथ भी आज खड़ा हुआ है, चलिए खड़ा तो रहे, कुछ दिनों तक आपको यह महसूस तो हो कि आपके साथ है। ये कब आपको डस लेगा ये भी पता नहीं। 9/11 तो आपने देखा ही था ना। उसके बावजूद अगर आपको ये लग रहा है, क्रिप्टो कटोरा करेंसी है उसके पास, और कोई करेंसी नहीं, लेकिन आप क्रिप्टो के सपने पाल कर चलिए गलबहियां बढ़ा रहे हैं, आपको मुबारक। और आतंकी संगठन टीआरएफ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मलेशिया से मिली टीआरएफ को आतंकी फंडिंग। एनआईए की जांच में टीआरएफ का हुआ भांडाफोड़। ये रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से आप जानते हैं, ये लश्कर तैयबा का एक तरीके से ये छद्म नाम अब ले लिया गया है, क्योंकि लश्कर तैयबा कई जगहों पर सैंक्शंस लग गए उसके ऊपर, वो बैन हो गया, तो फिर उसने नए नए नामों से ऑपरेट करना शुरू किया। उसी में से एक टीआरएफ है। 463 फोन कॉल्स की जानकारी से खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट हो, मलेशिया हो या पाकिस्तान, तमाम जगहों से इनको फंड पहुंच रहे हैं कश्मीर में गड़बड़ियां फैलाने के लिए। सर देखिए, जो आपने बताया कि फोन कॉल का है, इसकी संख्या भी 460 से 63 के आसपास 63 है जी। और देखिए क्या है, मलेशिया में इनके हिंचमैन्स हैं, जो कि, और यहाँ पाकिस्तान में हिंचमैन है, और जब टीआरएफ करता है तो इंडिया से ऑपरेट करता था, तो इनको पैसे तो यहाँ आता है ना, और ये सारे के सारे जो पैसे हैं, और उसकी तो प्रूफ आ गई है, और खास करके एफएटीएफ का आने वाला है, ये सारे प्रूफ है वहां जा रही हैं। तो ये एनआईए बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, आप इनके पैसे के लिंक को तोड़ेंगे, मगर अभी इन्होंने जो शुरू किया है, जो बिटकॉइन लेके आ रहे हैं, वहां से ये पैसे उगाई शुरू हो चुकी है, दोनों तीन अभी। और ये कहते हैं टीआरएफ को तो कर दिया आपने आतंकवादी घोषित, अमेरिका ने किया है, यूएन को अभी करना बाकी है, मगर वो अभी कहते हैं कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है, जिसमें एक सैयद सलाबुद्दीन का फेस है, उसको आगे करेंगे, और ये आईपी एड्रेस बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें जकातें आ रही हैं, और ये केवल नहीं मलेशिया से, ये आपका यहाँ से भी आ रहा है, मिडिल से भी आ रहा है पैसा। तो ये नया गेम है, इंडिया को तोड़ना पड़ेगा, और एनआईए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगली खबर देख लीजिए, नेतन्याहू की अगर आप एक मौका दें तो मैं कहूं, देखिए, ये 22 या 23 अप्रैल को ही जब ये हुआ था, तभी रेड किया था एनआईए ने वहां पर। और मैं 2-3 लाइन कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दें तो। देखिए, दौड़ रहा था भारत अपने ताज के साथ गतिमान, क्यों रोका तुमने सिंदूरी हवाओं को, हमें तो कसमसाना होगा, छतों की सफाई करनी है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ITPSEF, सपोर्टर इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, ये मधुबनी से बात की थी हमारे प्रधानमंत्री ने, ये निकल के आ रहा है कि इनके जो आका है ना, इनको चरमराना होगा, ये चरमरा रहे हैं हमारे लोग। छतों की सफाई तो जब आप कहते हैं तो खासतौर से इधर भारत में कई जगहों पर जहां छतों के ऊपर पत्थर रखे रहते हैं, वहां की सफाई बहुत आवश्यक है। नेतन्याहू की अपने ही सीडीएस इयाल जमीर से ठनी अगली खबर। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू सीडीएस में एक राय नहीं। सीडीएस ने गाजा सीजफायर समझौते पर चर्चा का प्रस्ताव दिया, नेतन्याहू का प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग से इनकार। तो मतलब वहां भी ये सब चलता है सर, वहां भी इस तरीके की आवाजें आती हैं। कई बार तो नेतन्याहू को बड़ी निराशा भी होती होगी, लेकिन हो सकता है कि इस समय अगर वो सीडीएस ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उनके पास इसके लिए कोई वजह भी हो।
नहीं, वजह तो उनके पास में है। वो कहते हैं कि यदि गाजा में आप फुल पकड़ लोगे, और उन्होंने 7 अक्टूबर का डेट दिया हुआ है कि यदि आप पकड़ लोगे तो आपको वेस्ट बैंक में ही करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे इजराइल के अंदर में ये चीजें हो सकती, तो वो जायज है। मतलब आपको पूरा सिक्योरिटी अपना अमला लगाना पड़ेगा इधर गाजा में, और आपने वेस्ट बैंक में भी वही करना पड़ेगा। वेस्ट बैंक में भी आपको करना पड़ेगा, जबकि वेस्ट बैंक में काफी कंट्रोल इनकी है। बट बात दूसरी ये है, जो वहाँ हार्ड लाइनर्स हैं, क्योंकि इनकी सरकार में उनका सपोर्ट, वो कहते हैं आप करके देख लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोमेंट आप 2 महीने के आप मोहलत देंगे, एब्सोल्युटली आप देख लीजिए हमास फिर से जागृत होगा। ये कह रहा है ना, जल्दी सर 2 महीने के अंदर अंदर फिर से देखिए क्या है ना, वहां पर चीजों को लाना, हथियारों को लाना, आप बताइए 2 साल होने वाला है, वो अभी तक तो लड़ ही रहा है ना, और केवल इतनी छोटे स्ट्रिप के अंदर में, क्योंकि ये जिहाद जो है ना, जिहाद को मारना है तो आप उसको जब तक लास्ट तक नहीं मारोगे, जरा भी सांस लोगे ना, वो सांस खड़ा हो जाएगा। यहाँ एक बात निकल के आती है, वो सिचुएशन सेम है जो पुतिन कह रहे हैं ना, मुझे पूरी कंप्लीट चाहिए वो सीज फायर। ये सीज फायर नहीं, ये इजराइल में क्या हो रहा है वो कह रहे हैं, नेतन्याहू कहते हैं कि मुझे 1 टाइम चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं फेज वे में। और जो सीडीएस कह रहे हैं, उनके दूसरे नेता कह रहे हैं फेज वे में कर लो, 10 को ले लो, ये जो हमारे हॉस्टेजेस हैं 10 अगली बार में लेंगे। नेतन्याहू कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। और एक और बात है, रिजर्विस्ट का वहां पे कह रहे हैं, हमने गाजा के लिए हमने रिजर्विस्ट नहीं बने थे, हमें गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना है, हमें हॉस्टेजेस चाहिए, इसको रोको। तो कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। और आर्मी चीफ का कहना है कि हमें गाजा को, कौन सही है, नेतन्याहू सही है, सीडीएस सही है? देखिए उनको डर है कि मुझे जाके आर्मी को संभालना पड़ेगा गाजा को, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हमें करना पड़ेगा। और ये सब वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसको में सॉर्ट आउट कर दें। सीडीएस जो है ना, वो हर एक बार लगाते रहे। ये मेरे ख्याल से नेतन्याहू ने नहीं किया ना। यदि आपने पॉज दे दिया, अगर पॉज दे दिया, फेज्ड मैनर में ये काम नहीं हो सकता, ये बात नेतन्याहू समझते हैं, और इसीलिए शायद इन बातों को लेकर 18 डेड बॉडी की बात करते हैं। 18 डेड बॉडी, 10 हम दे देंगे आपको, हमारे इतने छोड़ दो जी। ये देखिए, वो जमीन पे हावी हैं, उनको आप ऐसे ट्रीट नहीं हो। ये क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से नहीं हो सकता, ये एक बार में होगा। नेतन्याहू इस बात को समझ रहे हैं। और ड्रग कार्टेल पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, कैरेबियन सागर में ड्रग ले जा रहे जहाज पर हमला। अटैक में 11 ड्रग स्मगलर मारे गए। जहाज वेनेजुएला के पोर्ट से निकला था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आरोप, अमेरिका पर झूठा ड्रग तस्करी का प्रचार का आरोप उन्होंने लगाया। ये बहुत पहले अमेरिका ने ये शुरू कर दिया था। मुझे लगता है वेनेजुएला को लेकर भी वो जो टाइट कर रहे हैं, वो ड्रग के बहाने कर रहे हैं, लेकिन असल में मामला तेल का है। तेल है और रिजीम चेंज करने का। हाँ। मेन चीज तो तेल है कि तेल में, और तेल के लिए अभी क्या है कि रशिया भी आ चुका है, चाइना भी घुस गया है, और इंडिया भी उसके साथ, हमारा भी चल रहा है, हम तेल ले रहे हैं उससे। और ये ड्रग का बहाना है, मदिरों को हटाना है, और वहां पर सब काबिज होकर के जो ये करते रहे, क्योंकि ये सीरिया से निकल चुके हैं, इराक से निकल चुके हैं, ईरान में इनको जगह नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो तेल लेनी है। पुतिन ने मना कर दिया, हाँ बोला कि आ जाओ तेल ले लो, हम भी तेल देंगे तुम्हारे को। हाँ, हिम्मत नहीं है तो यहाँ ले लेंगे। और चेंज ऑफ रिजीम करके, क्योंकि इनकी बड़ी अच्छी थी दोस्ती, क्योंकि चेंज ऑफ केवल मदुरो ये मादुरो जो कह रहे हैं, ये इनको, इनके सब्सक्राइबर्स दुनिया में और भी, क्या अमेरिका तो यही करेगा, वो ड्रग कार्टेल को लेके पहले बात कह चुका है, वो इसी तरीके से करता रहेगा। लेकिन क्या आखिरकार मादुरो अपना और अपनी कंट्री का हित बचाने में कामयाब रहेंगे? 100%। देखिए वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड मिसाइल आर्सेनिक पहुंच चुका है, गिरॉन 2 जो रशिया से आ चुका है, चाइना पहुंच गया। अब ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये AI जनरेटेड है, और इस पे अभी रॉयटर्स ने भी कहा कि हम चेक कर रहे हैं एक्चुअली आपको क्या अधिकार था कि आप सीधा उसको मार दो। मैं नेवी का हूं, मुझे जानता है पॉलिसिंग एट सी हम करते हैं, हम वार्निंग देते हैं, शॉट्स चेक करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, उसको चेक करते हैं कौन हो तुम, उसका कंट्राबैंड है। ये कंट्राबैंड को हम, ड्रग को हम पकड़ते हैं और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहां भी ले जाना ले जाके दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। वो सब किया क्यों नहीं उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो पहले से एक कहानी बना ली गई है, और उस कहानी को सही करने की दिशा में जो कुछ करते बन रहा है वो अमेरिका और ट्रंप इस समय कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के किए हुए काम किस तरीके से अमेरिका के ऊपर और खुद ट्रंप के ऊपर बूमरैंग कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। आने वाले दिनों में आगे देखिए होता है क्या। बहुत धन्यवाद सर। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।